नमस्कार दोस्तों, स्टडीज तो मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे हिंदी की कुछ रचनाएं और उनके कवि, रचनाकार। इसी में कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य के काल विभाजन से आते हैं। उसी से पहला प्रश्न है, देखिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? बताइए। आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये सब आप देखेंगे। ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। आगे हम लोग अभी देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के काल को कैसे कैसे विभाजित किए हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे ही धीरे सीखते रहिए, ज्ञान बढ़ते रहेगा। चलिए एक जगह फिर हम लोग देखेंगे कि इस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समराज रूप से देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के काल को कैसे विभाजित किए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। तो देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर कर लेते हैं चौथा। पहले काल को उन्होंने कहा है आदिकाल। आदिकाल। तो आदिकाल जब वो कहे हैं, देखिए उन्होंने उस समय को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल उत्तर मध्यकाल और इसको आधुनिक काल। इन 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विभाजित किए और इनका समय बताए। क्या इनका समय ये बताए? देखिए आजकल गर्मी का समय है और हम पेन टाइप से लिख रहे हैं, और पेन टाइप से लिखने के दौरान हाथों के पसीने जो है पेन टाइप पर आने लग रहे हैं। और आप पूछें कैसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पंखा और कूलर चला करके रिकॉर्डिंग करने पर उसकी आवाज़ आप तक जाती है, और अभी आप उनके यहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना? तो ये रही सच्चाई। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार पसीने और पेन टाइप को पोंछना पड़ रहा है। वीडियो बना मैंने बहुत ज़्यादा दिन हो गया था। देखिए, तो इसका काल विभाजन उन्होंने किया है 1050 से 1375। और इसका क्या हो गया? 1375 से 1700। 1050 से 1375, 1375 से 1700, और यहाँ पर 1700 से
यहाँ पर 1700 से 1900 तक जो लोग आवाज़ सुन रहे होंगे उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए कि इसको थोड़ा सा हम इरेजी कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि टच ही ना हो हाथ इस पर। ये हो गया 1700 से 1900 तक, और यहाँ पर 1900 से अब तक मान लीजिए। वैसे इन्होंने 1984 तक ही काल विभाजन किया है, लेकिन इसको आप और आगे मैंने आगे भी मान सकते हैं, क्योंकि फिर वो आप नई कविता और ये सब चीज़ आती हैं। लेकिन देखिए तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन किया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो अन्य कवियों ने, लेखकों ने कहा कि आपने कौन सा तीर मार दिया। तब इसको उन्होंने और कैटेगराइजेशन किया। यही कैटेगराइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पूछा यह जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने इसको कहा कि भैया ये आदि काल के साथ साथ ही इसको वीर गाथा काल कह लीजिए, इसमें वीरों की गाथा हुई है, इसको वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक। वीर गाथा काल हो गई। और पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा, भक्ति, भक्ति काल कहा। और उसके बाद इसको उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, रीति काल, रीति काल। और आगे इसको गद्य काल। ये गद्य वाला होता है, अगर आधा द करते तो ऐसे होता, नहीं तो ये पूरा होता इरेज गद्य काल। तो यही चीज आपसे पूछा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को क्या कहा है, तो क्या कहा है, वीरगाथा काल। इस तरह से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल विभाजित किए। तो लोगों ने कहा कि ये कौन सा आपने तीर मार दिया, ऐसे ही उठा उठा कर, और आप बोल दिए कि इतना आदिकाल कर लीजिए, पूर्व मध्यकाल फल कर लीजिए। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उसको नाम दिया कि आखिर मेरा इन चीज़ों को, यही क्या कारण है कि आदिकाल को 1375 पर आप समाप्त कर रहे हैं। देखिए कोई चीज़ अचानक समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस समय वीरों की गाथा, और ये 1375 से 1700 तक भक्ति का समय था, और 1700 से 1900 रीतिकाल, और 1900 से 1984 तक उन्होंने गद्य काल का है। ये हमारा पहला प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। इसको आप बताइए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों ये आदिकाल की रचना है। और आदिकाल में क्या होता था, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल क्या कहें, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। तो ये जितने रासो काव्य जो देखते हैं ना, रासो काव्य वीरगाथा काल में लिखे गए, तो उसमें खूब अपने राजाओं की और वीरों की गाथा का बखान है। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल की रचना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा कैसी थी आप लोग बताइए। ये प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न पूछे गए और महत्वपूर्ण है, इसमें आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि अब कौन कौन से प्रश्न पूछे, परीक्षा में पूछे, केवल एक परीक्षा में तो पूछे नहीं गए हैं, इसलिए उचित नहीं समझा गया कि कौन कौन सा। अब हम ज़्यादा समय इस पर लगाएं कि ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं, ये ठीक नहीं है। अब उसको
भाई कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, या ऐसे क्या है नहीं कि जो आपके पास्ट को जान लें। ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं, मैं जानता हूँ। और इसलिए उस पर तो कबीर दास की भाषा कैसी है? कबीर दास की भाषा को साधुकड़ी बताया जाता है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं, ये आपको बताना है। शिवा बावनी के रचनाकार जो है कौन से कवि हैं? तो शिवा बावनी के रचनाकार कवि भूषण को माना जाता है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, बताइए। माने आज़ादी के साथ रहते थे, जीते थे, बताइए। हिंदी कविता को हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग मन में सोच लीजिए। जब लाइव चलता था तो टाइमर सेट कर पाते थे, अभी इसमें टाइमर सेट नहीं हो पा रहा हमसे। और धीरे धीरे सब होगा, परेशान मत होइए। उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी, तो हमें पढ़ाई करना है कि टेक्नोलॉजी को देखना है। पहले पढ़ाई को देखिए। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, ये जी, ये थे हमारे निराला जी। निराला जी निराला आदमी थे, वो किसी परिधि से बंधे हुए नहीं थे, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है, बताइए। तो तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इतनी देर में आप लोग समझ लिए होंगे, सोच लिए होंगे। थोड़ा सा समय इसलिए दिया जाता है ताकि कम से कम आप अपने दिमाग को दौड़ा सकें, कि हाँ, ताकि आपका डाउट दूर हो सके कि आखिर आप सही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना। तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अतीत के चलचित्र की रचयिता हैं, बताइए। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। मैं बार बार ऑप्शंस को प्रोनाउंस नहीं करूँगा, उच्चारित नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगती है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, बताइए आप लोग। तो चलिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पल्लव के रचयिता हैं, बताइए। तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर मैं आपको समराइज रूप में पूरा बताऊंगा, तब तक आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो है, ये गलती से कॉमा है, कॉमा ये ऐसे है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, अर्थात किसकी रचना है, बताइए। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो ये जो है रचना है, बताइए आप लोग। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं। ये कुछ सुंदर पंक्तियां हैं जो बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। और देखिए ये पंक्तियां हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूप उड़ाते जहाँ चले। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, आपको ये बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, इन पंक्तियों के कौन रचयिता हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यहाँ पर में छूटा हुआ है। आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है बताइए। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद लिखे हुए। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ये कहा जा रहा है कि वृक्ष जो है, पेड़ जो है, अपना फल नहीं खाता है और सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी नहीं पीता है। तो बातें सही हैं। इन अच्छी विचारधारा के रचयिता कौन है बताइए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताइए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रहीम जी हैं। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताइए। ये झांसी वाली रानी महारानी लक्ष्मीबाई पर ये लिखा गया है। तो इसको किसने लिखा है बताइए। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताइए। ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जो मुख्य लेखक हैं, उनकी कृतियों को हम लोग एक जगह देखेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो बताइए। ये पंक्तियां जो हैं पुष्प की अभिलाषा, ये पंक्तियां जो हैं पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा नामक कृति से लिए गए हैं, रचना से लिए गए हैं। तो ये बताइए पुष्प की अभिलाषा को किसने लिखा है। या ये लाइनें जो ली गई हैं, ये जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हमारे जो हिंदी के टीचर थे इसको बहुत सुरीले शब्दों में गाते थे। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, उससे लिया गया है। आप देखिए कितनी सुंदर लाइन है। पुष्प क्या कह रहा है कि पुष्प की इच्छा क्या है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। तो पुष्प की इतनी सुंदर अभिलाषा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार किनको माना जाता है बताइए। तो बहुत लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जाते हैं। चलिए जो आप लोग को समझ में आए उसको डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं।
थोड़ा सा समय इसलिए देते हैं ताकि आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर पाए कि अब तक आप क्या सोचते थे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर जाने। इसीलिए जब तक आपको कन्फ्यूजन और करेक्शन नहीं होगा तब तक माने ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं बनता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, बताइए दोस्तों। तो ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा उतंड मारतंड। उतंड मारतंड, उदंड नहीं। बहुत लोग इसको उदंड उदंड रटे हैं। उतंड मारतंड हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, उतंड मारतंड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, बताइए। देख लीजिए फिर हम आपको आगे बताएंगे। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, पहले इसको देख लीजिए फिर हम आपको अच्छे से और बताते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास अर्थात इस उपन्यास को लिख रहे थे, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई और पूछा जाता है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ये उपन्यास है मंगलसूत्र। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कौन सी रचना के लिए, यही आपसे पूछ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कौन सी रचना के लिए, आप बताइए। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, उर्वशी पर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी पर जो आप देखते हैं हर साल आप ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किसको मिला है किसको मिला है, तो इनको मिला था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, बताइए। सुहाग के नूपुर नामक रचना के रचयिता कौन है। सुहाग के नूपुर नामक रचना के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाए ताकि गणित और रीजनिंग के तो क्वेश्चन है नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, बताइए। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, बताइए दोस्तों। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता है, तो ये झरना के रचयिता कौन है। पच्चीस क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। तो झरना जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, बताइए।
भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताइए इसको। भारत भारती। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, बताइए। तो जो प्रथम गद्यकार थे, प्रथम गद्यकार ही प्रेम सागर के रचनाकार हैं और प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा 25 क्वेश्चन और देखते हैं कि अभी और समय है तो मैं आप लोग को और बताता हूँ कुछ। तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे। प्रेम सागर के रचनाकार थे लल्लू लाल मिश्र। चलिए आगे देखते हैं और हम लोग कुछ देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि तोड़ती पत्थर, ये बताइए तोड़ती पत्थर किन की रचना है? थोड़ा सा इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर की किन की रचना है ये आपको बताना है। और क्या बताएंगे आप लोग? रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, की कहानी, ये भी बताइए, दोनों का बताइए। इन दोनों के रचनाकार कौन है? तो देखिए तोड़ती पत्थर के रचनाकार जो है निराला जी हैं। तोड़ती पत्थर के रचनाकार हैं निराला जी। निराला जी का नाम आप लोग जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां। थोड़ा सा आप लोग ये समझिएगा, पसीने से ज़्यादा समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। इंसा अल्लाह खां। चलिए और हम लोग देखते हैं, आइए चलते हैं एक न्यू पेज लेते हैं वहाँ पर। अब आप लोग बताइए रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया जो रचना है इसके रचयिता कौन है? आप लोग बताइए आगे। कूटज के रचयिता कौन है? कूटज के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? इतना बताइए। तो देखिए रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। केशव दास। रसिक प्रिया के केशव दास हो गए। कूटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आंसू काव्य के रचयिता जो हैं कौन है बताइए? आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। सभी लोग इनका नाम जानते हैं, जयशंकर।
प्रसाद। चलिए, एक लाइन आती है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये बार बार तर्क दिया जाता है कि कहा जाता है कि भाई कुछ बिगड़े हुए लोगों के बीच में भी अच्छे लोग रह सकते हैं। जैसे चंदन जो है, चंदन का वृक्ष इतना ठंडा होता है, उसके आसपास जो है सर्प लिपटे रहते हैं, तो फिर भी चंदन अपना ठंडापन का गुण नहीं त्यागता है। तो इसमें चलिए हम इरेज कर देते हैं पूरे को। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये लाइन जो है कौन लिखा है ये आपको बताना है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये रचना जो है रहीम, इन लाइनों की रचना रहीम जी ने की है। तो रहीम की कुछ लाइनें इससे पहले भी आई थी, वो क्या थी बताइए। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। ये भी रहीम की रचना थी। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। ये भी किसकी रचना है? ये भी रहीम जी की रचना है। आप लोग सुने होंगे कि पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता है और सरोवर भी अपना पानी नहीं पीता है। इसी तरह से निस्वार्थ रूप से आदमी को हर जगह स्वार्थ न देखते हुए काम करना चाहिए। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब लाइनें आती हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये लाइनें हमारे लिए भी सुरक्षित रहें। मिटा देने से मालूम नहीं चलता है, मज़ा नहीं आता है। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है बताइए। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है बताइए। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास। कबीर जी इनके रचनाकार हैं। और चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी अभी ऐसे देखें कि पुष्प की अभिलाषा में लिखे थे वही जो कि मुझे तोड़ लेना माली उस पथ पर देना तुम फेंक जिस पथ जावे वीर शीश अनेक वाली जो बात थी, उसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी थोड़ा सा युवाओं को और उस समय जगाने का काम करते थे, देश को जगाने का काम करते थे। एक और है उनकी लाइनें, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी
जांच कर तू शीश दे कर जवानी। पंक्तियों के रचयिता कौन है, पूछा जाता है। रक्त है पूछ रहे हैं, या है नसों। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी। क्षुद्र पानी। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो ये रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। एक पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, आइए आगे देखते हैं। तो बताइए आप लोग, रामचरितमानस की भाषा। रामचरितमानस की भाषा आपको बताना है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी हो। अवधी अवधी अवधी। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये आपसे ये भी पूछा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ये जो रामचरितमानस में कांडों की संख्या, कांड, ये आपको बताना है। बताइए। तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 है, 7। चलिए आगे और देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, भूषण और रामधारी सिंह दिनकर ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण और रामधारी सिंह दिनकर ये कैसे कवि माने जाते हैं दोनों लोग, वीर रस के। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। और हरिशंकर परसाई जो हैं, इनको व्यंग्य लेखक कहा जाता है। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई को व्यंग्य लेखक कहा जाता है, व्यंग। तो ये भी दो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब देखिए एक एक और फैक्ट आता है कि हिंदी काल को किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी काल के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी काल को, काल के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अरे हर चीज में पूछते हैं, इतिहास में भी पूछते हैं कि किस काल को स्वर्ण, तो हर एक चीज स्वर्ण काल का मतलब कोई चीज उस समय एकदम अपने पूर्ण विकसित और अच्छी अवस्था में हो, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं। पसीना हम आपको बता चुके हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल,
स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और फिर पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे? ये प्रश्न आप बताइए। सूरदास जी के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु आप लोग बताइए। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, हम लोग और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। आगे जो है देखिए, पूछा जाता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, जिसे हम लोग कहते हैं, खास तौर से लिसेंट जो किताब है उसको हम लोग कहते हैं गागर में सागर। तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है। गागर में सागर, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि इस लेखक जो है, लेखक ने एक ही रचना से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। वो है बिहारी जी। गागर में सागर भरने का काम किसने किया? बिहारी, बिहार नहीं बिहारी। और फिर अब हम लोग देखते हैं, ये बिहारी जो जी थे, बिहारी जी जिनको देख रहे, जिनको कहा गया कि गागर में सागर भरने का काम किए हैं, ये किनके दरबार में रहते थे, ये आपसे पूछा जाता है। तो राजा जय सिंह के दरबार में। जय सिंह, जय सिंह के दरबार में रहते थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता, जन्मदाता, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है बताइए। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आगे आपके सामने चार रचनाएं लिखी गई, इनका आपको लेखक का नाम बताना है। तो आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, जीवन में कलर का चेंज करना बहुत जरूरी है। तो बताइए, अनाम दास का पोथा, पहली है अनाम दास का पोथा, दूसरा है बिच्छू, तीसरा है भ्रमर गीत, और चौथा है वीरों का कैसा हो बसंत। इन चारों को आपको बताना है। तो अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है बताइए। अनाम दास के पोथा के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद, प्रसाद बटेगा भाई, सबको बटेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी।
देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे बहुत लोग कहें कि भाई मास्टर साहब लगता है कि गलती लिख रहे हैं। द्विवेदी ऐसे लिखें, तो यहाँ पर अभी मैं अपनी गलती भी यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ, लेकिन इस द्विवेदी का मतलब क्या है? आधा द करिए, फिर व करिए, द्विवे, द्विवेदी, ऐसे होता है। माने इसमें ये होता है, कहा ही जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, अनाम दास का पोथा का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो मैं लिख दिया इसको ही लेकर सारी समस्या आई है। और रुकिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये जो मैं लिखा हूँ वो सही है। जगह कम पड़ जा रही है, तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। द्विवेदी, तो कहने का मतलब ये था कि जैसे अभी देखिए जो हम लोग लिखते हैं प्रक्रिया, ये चीज़ जो है थोड़ा सा मैं ये जो लिखने में दिक्कत कर रहा है। मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, चलिए कन्फ्यूजन होता तो वहाँ से क्रिएट होता है सही। हम्म, क्या समझ में आया? समझ में ही आया कि ये तो सही है लेकिन ये गलत है। ये कैसे गलत है? इसको यहाँ से करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, द्विवेदी ये सही है। मैं चाहता तो यहाँ पर ये वाला द्विवेदी लिख करके और पूरी समस्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं द्विवे, देखिए ये जो छूट जा रहा है ना, द्विवेदी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मैं अगर ये लिख दूँ तो बहुत लोग कहें कि नहीं नहीं गलती लिख दिया। जैसे प्रक्रिया है, कहने का मतलब ये था कि प्र प्र का मतलब क्या होता है? इसमें जो कहा जाता है कि जो पूरा दिख रहा है, प पूरा दिख रहा है और र आधा दिख रहा है, तो जो पूरा दिख रहा है वो आधा होता है। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये प पूरा आधा हो जाएगा और र पूरा हो जाएगा। यही मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा था कि ये जो दी देख रहे हैं, द्वि द्वि जो देख रहे हैं आप ना, तो ये जो है इसमें द आधा है, जो कि आपको पूरा दिख रहा है, और ये वी का मात्रा जो है वह पर है, ये जो है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए क्योंकि थोड़ा सी कर्सर भी साथ नहीं दे रहा है, रुक रुक के कर रहा है, तो चलिए देखिए। तो अनाम दास का पोथा, देखिए जो चीज़ लिखी रहती है ना, जैसे टाइप्ड रहती है, तो देखने में तो ठीक लगता है लेकिन एक बहुत जल्दी भूल जाती है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चलिए अब हम करते हैं, सब चीज़ को हटा दें कम से कम। देख रहे हैं ये जो गड़बड़ कर रहा है, और इसको जो है फटाफट मिटाना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहा और ये कर रहा गड़बड़। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, चलिए इनको द्विवेदी मान लीजिएगा। अब भिक्षुक के रचनाकार कौन से हैं?
ये आपको बताना था। तो वही जो छंदों से बंधे नहीं रहते हैं, निराला जी हैं। ये भिक्षुक नहीं, भिक्षुक नहीं, भिक्षुक है, भ है, भ। भिक्षुक, भिक्षुक के रचनाकार होंगे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये टेक्निकल चीजें जो है ना, तो देखिए भिक्षुक जो रचना है इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसमें एक बहुत अच्छे से पूछा जाता है भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास। देख रहे हैं ना, अभी ये काम मेरा गड़बड़ कर दे रहा है। इतना भी किसी को। और वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। कुमारी चौहान। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि नहीं रहने दे तो काम में गड़बड़ कर देगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो लास्ट में आपको थोड़ा समस्या हुई है उसके लिए खेद है, लेकिन यहाँ से क्या आप सीखे हैं? अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भिक्षुक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास, और वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सीखिए। और जो मैं आपको दिखाया कि जो दिखता आधा है वो होता पूरा है, जो पूरा दिखता है वो होता आधा है। तो ये रात का कहानी। चलिए दोस्तों, तो अंतिम में वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे।